So now, last time we started this chapter, second chapter, the electoral process. What is electoral process? Election. The election is electoral process. जो इलेक्शन हम लोग का होता है वो किस तरह होता है उसको हम लोग ये चैप्टर में देखने वाले हैं। तो हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग ने देखा था कि इलेक्शन जो है वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल। जो हम लोग के लिए मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल, हम लोग ने हमारे लिए जो रूल खड़ा किया है उसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। और उसके लिए इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन से क्या क्या होता है? पहले तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब हमारे खुद के रिप्रेजेंटेटिव हमें रूल करते हैं, हमारे लिए क्या बनाते हैं, लॉस बनाते हैं अलग। और उसके बाद में हम लोग ने देखा था कि बिकॉज ऑफ इलेक्शन वी कैन हैव अ चेंज इन पावर। अगर हम लोग के यहाँ पे कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट अगर अच्छे से काम नहीं कर रही तो 5 साल के बाद जब इलेक्शन होगा तो हम लोग उनको पावर से निकाल सकते हैं और वहां पे क्या हो जाएगा, चेंज इन पावर हो जाएगा। देयर विल बी अ चेंज इन पावर। सो दैट्स व्हाई इलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। अगेन व्हाट वी सॉ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शन के बाद अपना रूल जो है वो अलग अलग तरीके से करती है। मतलब अलग अलग पार्टीज के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग लॉज होते हैं। तो उन पार्टी को अपने लॉज इम्प्लीमेंट करने का चांस मिलता है। जो भी नई पार्टी होगी वो अपनी तरीके से रूल कर सकेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बोला था 2014 में हम लोग के यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट आया या फिर बीजेपी गवर्नमेंट आया, उससे पहले हम लोग के यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट था। तो दोनों के रूल करने के मेथड्स, दोनों के तरीके, लॉज बहुत सारे बदल गए। तो ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है, वो किसके वजह से हो पाता है? इलेक्शन के वजह से हो पाता है। ओके, ये सब हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर हम लोग ने क्या देखा था और कि हमारे जो इलेक्शन के बाद हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हम लोग चुनते हैं वो कैसे होने चाहिए? एफिशिएंट होने चाहिए, हॉनेस्ट होने चाहिए, ओके, ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए। उन लोग ने करप्शन नहीं करना चाहिए, उन लोग के ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर सके, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हमें इलेक्शन में चुनने हैं। फिर हम लोग ने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, राइट। इलेक्शन कमीशन क्या है वो हम लोग ने देखा था। तो इंडिया में इलेक्शन के प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए जो कमीशन है या फिर जो हम लोग एक बोल सकते हैं, जैसे कि कमीशन मतलब क्या होता है, एक अलग से एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक अलग से एक पूरा, फॉर एग्जांपल हम लोग के क्लासेस में साइंस डिपार्टमेंट होता है, सोशल साइंस डिपार्टमेंट होता है। तो इलेक्शन के लिए इंडिया में एक अलग से डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग ने क्या नाम दिया? इलेक्शन कमीशन। तो ये डिपार्टमेंट कैसे आया उसके बारे में हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था। तो हम लोग ने देखा था कि इंडिया में 2 तरीके के इलेक्शन कमीशन है। फर्स्ट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। दोनों में मैंने डिफरेंस क्या बताया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेगा, हमारे नेशनल इलेक्शन जो है या फिर हमारे स्टेट्स में जो भी इलेक्शन होते हैं उनको फॉलो करेगा या फिर उनको इम्प्लीमेंट करेगा। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो मैंने आपको बताया था कि जो भी लोकल इलेक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राम पंचायत या फिर म्यूनसिपालिटी के हम लोग के यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं उनको कौन एडमिनिस्ट्रेटर करेगा या फिर उनको कौन कंप्लीट करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन उनको कंप्लीट करेगा। अब ये जो इलेक्शंस होते हैं उनकी डेट्स या फिर वो कभी कैरी होने चाहिए, उनके रिजल्ट कभी आने वाले हैं, ये सब कौन अनाउंस करता है? इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन कब होने वाले हैं, उसके रिजल्ट्स कब आएंगे। ये सब चीजें अनाउंस करने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। ओके, फिर हम लोग ने देखा था कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन और उसका जो रोल होगा वो हम लोग को स्टडी करना था। उसमें हम लोग ने पहले देखा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 से आया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हम लोग का लॉज होता है, लॉ का बुक होता है, रूल बुक होता है। उसमें आर्टिकल 324 में क्या दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन हम लोग के यहाँ पे एस्टेब्लिश होना चाहिए जो कि इलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। उसमें हम लोग ने और क्या क्या देखा कि एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी। ऑटोनॉमस मतलब इस पे कोई भी गवर्नमेंट रूल नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम लोग के यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल्स, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट।
तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑटोनॉमस है, उसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होगा। और इलेक्शन कमीशन में उसका जो स्ट्रक्चर देखा था हम लोग ने, उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा जो कि सबका हेड होगा, और उसके साथ उसको हेल्प करने के लिए 2 अदर कमिश्नर्स होंगे। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी के टाइम पे कौन है? सुनील अरोरा। और उनको हेल्प करने के लिए और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। कौन है वो? अशोक लवासा एंड सुशील चंद्रा। तो यहाँ पे सुनील अरोरा ये नाम याद रखो क्योंकि ही इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर हम लोग ने देखा था कि इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। तो ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं। फिर हम लोग ने देखा था कि इन लोग को निकालना, मतलब जो भी इलेक्शन कमिश्नर होगा उनको निकालना इजी नहीं होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि नॉर्मल अगर कोई लॉ पास होता है पार्लियामेंट में तो उसके लिए सिर्फ हाफ मेजोरिटी लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर पार्लियामेंट में 300 लोग हैं, अगर 150 लोग भी वो लॉ पास कर देंगे तो वो लॉ पास हो जाएगा। लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालने के लिए अगर कोई लॉ बना है तो वो लॉ पास करने के लिए हमें 2/3 मेजोरिटी लगती है। मतलब अराउंड 200 लोग, 300 में से 200 लोगों ने वो लॉ पास करना चाहिए, तभी जाके इलेक्शन कमिश्नर को निकाल सकते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो कि उसे कैसा काम करना चाहिए, या फिर अगर उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं मानी तो उसको निकाल दिया जाएगा। ऐसा प्रेशर उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, इसके लिए उसको इजीली हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये पार्ट हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो आदित्य, रीड दिस स्लाइड। Yes, sir. There is separate provision made for expenses of election commissions. Sorry. The election commission does not have a separate staff. Government officers, teachers, and other employees help the election commission to execute the process of election. देखो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है उनका कोई सेपरेट स्टाफ नहीं होता। फॉर एग्जांपल उनका कोई ऑफिस नहीं होगा अलग से, उनका कोई अलग से स्टाफ नहीं होगा, उनके कोई एम्प्लॉयज नहीं होंगे। इलेक्शन के टाइम पे अगर आपको पता होगा, आपके स्कूल्स के जो भी टीचर्स लोग होते हैं ना, उनको ड्यूटी होती है इलेक्शन की। मतलब इलेक्शन कैरी आउट करने के समय में देखो, आप अगर इलेक्शन के यहाँ पे कोई भी गए होगे, ये अगर कहीं फोटोज देखे होगे, देखो यहाँ पे फोटोज डाले हैं। इलेक्शन के टाइम पे लोगों के आइडेंटिटी कार्ड चेक करना, या फिर वहाँ पे जो इंक हम लोग लगाते हैं हाथ को, वो सब काम करना, ये सब काम के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स या फिर गवर्नमेंट टीचर्स, एम्प्लॉयज, यही सब ये काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या, इलेक्शन कमीशन जो है उनका कोई अलग से स्टाफ नहीं है। इलेक्शन के काम करने के लिए वो अलग से कोई एम्प्लॉयज नहीं रखते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्शन जो है वो हर 5 साल के बाद एक बार होता है। तो अगर 5 साल के बाद सिर्फ एक बार इलेक्शन होने वाला है तो 5 साल बाकी के एम्प्लॉयज क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन के जो एम्प्लॉयज है वो कौन होते हैं? हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या फिर गवर्नमेंट के टीचर्स। यही सब क्या होते हैं? इलेक्शन की ड्यूटीज करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको? इलेक्शन कमीशन के कोई सेपरेट स्टाफ नहीं होता। हमारे स्कूल के टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, अदर एम्प्लॉयज गवर्नमेंट के जो भी होंगे वही इलेक्शन के टाइम पे काम करते हैं। ओके, तो ये सब इलेक्शन कमीशन के बारे में था। अभी हम लोग देखने वाले फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशंस। इसके बारे में किसको अभी तक डाउट है? जो भी पार्ट हम लोग ने देखा, एनीवन हैव डाउट? प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। No, sir. ओके, आदित्य कंटिन्यू रीडिंग। Yes, sir. Preparing for voters list. Every Indian citizen who has completed 18 years right to vote to exercise the right to vote, citizen's name must be in the voters list. ओके, सो हम लोग अभी देख रहे हैं फंक्शंस, इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस देख रहे हैं। तो ये फंक्शंस में हम लोग का पहला जो पार्ट है वो है प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट। इलेक्शन कमीशन क्या क्या काम करता है उसमें पहला वो काम क्या करेगा? प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट। हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो इलेक्शन होता है या फिर इलेक्शन, हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं उसका जो एज होता है वो हम लोग ने देखा था कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब इंडिया में रखा गया था कि 21 ईयर्स के ऊपर जो भी लोग होंगे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन बाद में अमेंडमेंट की गई और वो एज कितनी की गई? 18 ईयर्स।
तो अभी अभी के टाइम पे क्या होता है, जो भी 18 ईयर्स के लोग हैं, 18 ईयर्स या 18 ईयर्स के ऊपर के लोग होते हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी 18 ईयर्स के लोगों की कुछ तो लिस्ट होनी चाहिए, जिसके हम लोग को पता चले कि इलेक्शन के टाइम पे ये लोग हम लोग के यहाँ पे वोटिंग करने वाले हैं। तो ये वोटिंग लिस्ट प्रिपेयर करने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। उन लोग के यहाँ पे, अगर आपके यहाँ पे कोई भी 18 ईयर्स के ऊपर हो जाए तो उनको एक फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद में उसका नाम इलेक्शन के रजिस्टर में, ये जो वोटिंग लिस्ट है उसमें रजिस्टर हो जाता है। फिर इलेक्शन के टाइम पे ये वोटिंग लिस्ट से ही आपका नाम चेक किया जाता है और फिर आपको वोटिंग करने के लिए अलाउ किया जाता है। ये जो वोटर्स लिस्ट है वो प्रिपेयर करने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। ये इलेक्शन कमीशन का पहला फंक्शन है कि टू प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट। ओके, समझ में आया पहला काम क्या इलेक्शन कमीशन का? नाउ अथर्व, रीड द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. It is the responsibility of the Election Commission to prepare a list of eligible voters, update the existing voter list, and include the name of a new voter. The Election Commission has authority to the voter. देखो अभी ये जो वोटर्स लिस्ट बनाई है इलेक्शन कमीशन ने, वो हमेशा क्या होती है? चेंज होती रहती है, उसको अपडेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान है जिसकी डेथ हो गई है तो उसका नाम इलेक्शन के वोटर्स लिस्ट से हट जाना चाहिए। या फिर कोई इंसान है जिसके 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो उसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड होना चाहिए। तो वोटर लिस्ट को हमेशा अपडेट रखने का काम, मतलब वोटर लिस्ट में से नाम निकालने का काम या फिर उसमें नाम ऐड करने का काम, ये काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ये काम करता है। अभी इलेक्शन कमीशन और दूसरा क्या काम करता है कि हम लोग के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड इशू करता है कि इलेक्शन के टाइम पे कोई भी फेक वोटिंग ना हो, आपके नाम से कोई दूसरा वोटिंग ना करे या फिर आप गलती से किसके दूसरे नाम से वोटिंग ना करो। ये सब चीजें रोकने के लिए क्या करता है? हम लोग को एक आइडेंटिटी कार्ड इलेक्शन कमीशन इशू करता है। अभी आइडेंटिटी कार्ड कब मिलेगा? जब आप 18 साल के हो जाओगे, 18 ईयर्स के कंप्लीट हो जाओगे, उसके बाद में आप जब फॉर्म भरोगे अपना इलेक्शन का, उसके बाद में कुछ महीनों के बाद में आपको ये आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। So with the help of this identity card, you can go to the election center and you can vote. So इलेक्शन कमीशन का पहला फंक्शन है कि वोटर लिस्ट बनाना, उस वोटर लिस्ट को रेगुलरली अपडेट करना, उसमें से नाम निकाल देना या फिर उसमें नाम ऐड करना। और हमारे यहाँ पे जो भी लोग हैं जो 18 ईयर्स के ऊपर हो गए, जो वोटर लिस्ट में आ गए, उनको एक आइडेंटिटी कार्ड इशू करना। ये फर्स्ट फंक्शन है इलेक्शन कमीशन। ओके, ये देखो ये फॉर्म होता है, मैंने फॉर्म का पिक्चर डाला आपको। ऑनलाइन भी ये फॉर्म आप भर सकते हो, इसको फॉर्म 6 बोला जाता है। यहाँ पे लिखा है देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म 6, एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन इलेक्टोरल रोल फॉर द फर्स्ट टाइम वोटर। ठीक है, इसका मतलब क्या? अगर आपको अपना नेम वोटर लिस्ट में, अगर आपका नेम आपको रजिस्टर करवाना है तो आपको इलेक्शन कमीशन का ये फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसको फॉर्म 6 बोला जाता है। ऑनलाइन ये फॉर्म अवेलेबल है। ओके, Yes, sir. read the slide. Mohammed, you can't hear me? So Pooja, read the slide. Yes, sir. Decide the timetable and the program of elections. First point is the conduct of elections is entirely the responsibility of the election commission. अभी देखो इलेक्शन कमीशन का पहला काम हम लोग ने देख लिया कि वोटर लिस्ट बनाना। अभी उनका दूसरा काम क्या होता है कि इलेक्शन का टाइम टेबल या फिर इलेक्शन का जो भी प्रोग्राम होता है उसको बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्शन होने वाले 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद कौन से मंथ में होंगे, कौन से डेट पे होंगे, कौन से टाइम पे होंगे, कहाँ पे होंगे, कौन से स्कूल्स में होंगे। ठीक है, ये सब काम जो है, ये जो टाइम टेबल बनाना जो काम है, वो किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है। तो सेकंड उन लोग का फंक्शन क्या है? टू प्रिपेयर द टाइम टेबल फॉर द इलेक्शंस। देखो यहाँ पे एक इंक है, आपको यहाँ पे एक इंक का इमेज मैंने डाला है। ये जो इंक है ये इलेक्शन के टाइम पे यूज हुआ जाता है। ठीक है, इनडिलायबल इंक। इसको जो है आप, अगर आपने इसको हाथ पे लगा लिया तो आप
बहुत समय तक इसको ये निकलेगी नहीं, ठीक है। और ये देखो ये एक मशीन है वोटिंग के टाइम पे, अगर आपने कभी देखा होगा तो दिस इज द मशीन। यहाँ पे अलग अलग पार्टीज के नाम होते हैं। वेट, आई विल ड्रॉ। देखो यहाँ पे अलग अलग पार्टीज के नाम होते हैं, ओके। और ये जो बटन है, ये बटन आपको प्रेस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पार्टी नंबर सपोज 4, यहाँ पे पार्टी नंबर 4 है, उनको वोट करना है, तो आप क्या करोगे, ये वाला बटन प्रेस करोगे। यहाँ पे एक एलईडी होता है, लाइट होता है, वो लाइट फिर ग्लो होगा, फिर आपको समझेगा कि आपने वोट कर दिया। तो ये मशीन होती है, इसको ईवीएम बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ईवीएम क्या बोला जाता है? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग EVM. मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये मशीन के यूज करके, ये मशीन का यूज करके आप वोट कर सकते हो। और यहाँ पे जो इंक है, आपने देखा होगा बहुत बार इलेक्शन के टाइम पे आपके पेरेंट्स के उंगलियों पे इंक लगाई जाती है, तो ये इंक वहाँ पे यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, टू कास्ट वोट आई शैल नॉट बी ब्राइब और करप्टेड इन एनी मैनर, दे आर डेंजरस टू अवर नेशन। इसका मतलब क्या, इलेक्शन के टाइम पे मैं किसी भी तरीके का करप्शन नहीं करूंगा या फिर ब्राइब नहीं लूंगा। यहाँ पे लिखा देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा लेके किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं, जो कि हम लोग नहीं करना चाहिए। दैट इज डेंजरस टू अवर नेशन। वी शुड वोट द पीपल हु आर ऑनेस्ट and who are free and with free and fair manner without any corruption, okay। देखो अभी ये जो मैंने बोला टाइम टेबल, वो कैसा हम लोग के यहाँ पे जारी होता है वो हम लोग देखेंगे। पूजा रीड दिस स्लाइड। The election commission decides when to conduct elections and in how many stages to hold elections in every state. देखो अभी इलेक्शन जो है ना, वो अलग अलग फेजेस में होता है। देखो यहाँ पे दिया गया है फेज 1, फेज 2, फेज 3। इफ यू कैन सी, देखो यहाँ पे दिया गया फेज 1, फिर बाजू में यहाँ पे दिया गया फेज 2, फेज 3। तो इलेक्शन कमीशन क्या कहती है, टाइम टेबल बनाती है। अब ये टाइम टेबल कैसे बनता है, फेजेस में बनता है। अभी ऐसा क्यों, अगर हम लोग एक ही दिन हर जगह पे इलेक्शन रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अलग अलग दिन पे अलग अलग फेजेस में अलग अलग जगहों पे इलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे फेज 1 भी है। फेज 1 को कलर कौन सा है, देखो येलो कलर है। तो फेज 1 के टाइम पे मतलब 11 अप्रैल को यहाँ पे जो भी येलो आपको दिख रहा है, दिस पार्ट या फिर दिस पार्ट, ये जगहों पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इलेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब फेज 1 में 11 अप्रैल को ये वाले पार्ट में, अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट में, यहाँ पे उत्तराखंड में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के पार्ट में जो मैंने मार्क किया, वो जगहों पे क्या होगा, इलेक्शन होगा। उसके बाद में देखो फेज 2 दैट इज 18 अप्रैल। तो वहाँ पे देखो ब्लू कलर के जो भी जगह है, जैसे कि ये महाराष्ट्र का ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखो ये वाला पार्ट, ये वाला थोड़ा पार्ट। तो ये जगहों पे क्या होगा, इलेक्शन होगा फेज 2 में। उसके बाद में आप देखोगे 23 अप्रैल फेज 3। तो जो भी ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, गुजरात या फिर यहाँ पे कर्नाटका का कुछ पार्ट, केरला का कुछ पार्ट, तो ये जगहों पे क्या होगा, इलेक्शन होगा। ऐसे अलग अलग फेजेस में हम लोग के यहाँ पे इलेक्शन होता है। बाय बिकॉज हमारा जो कंट्री है बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो उसके वजह से एक ही दिन पे सब जगहों पे इलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये जो फेजेस आपको दिख रहे हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये जो टाइम टेबल जारी करने का काम है वो कौन करता है, हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि कब यहाँ पे कौन से इलेक्शन कहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ये पार्ट समझ में आया कि कैसे इलेक्शन कमीशन, Yes, sir. यस, टाइम टेबल कैसे जारी करता है, समझ में आया। अलग अलग फेजेस कैसे होते हैं। Yes, yes. Yes, sir. तो दिस वाज द सेकंड फंक्शन ऑफ आवर इलेक्शन कमीशन। पहला फंक्शन हम लोग ने क्या देखा था, टू गिव अस द वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट को अपडेट करना, वोटर लिस्ट बनाना, ये काम इलेक्शन कमीशन का था। सेकंड हम लोग ने क्या देखा कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का टाइम टेबल जारी करना होता है। उसमें अलग अलग फेजेस में हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है, ठीक है। ये दो हम लोग ने अभी पार्ट देखा। अभी हम लोग तीसरा पार्ट देख रहे हैं, दैट इज वेट। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट, ओके। वेट, Shamni, can you read Yes, sir. this?
पूर्ण स्लाइड ना सर. यस यस. स्क्रुटिनी काय ते पहिला वर्ड. स्क्रूटिनी. of the application of candidate. After the election dates are declared, every political party selects the candidates to contest elections. Some candidates contest the elections independently without the support of any political party. Candidates of political party as well as independent candidates have to fill the applications which include the information about their own selves. देखो अभी इलेक्शन कमीशन का तीसरा काम क्या होता है? स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स. स्क्रूटिनी मतलब उसको जांच पड़ताल करना. अभी इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब भी इलेक्शन का डेट्स आ जाता है, ठीक है, इलेक्शन के डेट्स डिक्लेयर करने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन. मैंने अभी आपको बताया कि डेट्स अलग अलग फेजेस में इलेक्शन कैरी होता है. तो उसके बाद में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? अपने कैंडिडेट्स को चूज करती है कि हमारे कैंडिडेट्स पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर जगह में हमारे कैंडिडेट्स कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन को. आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी कैंडिडेट्स के बारे में सुना होगा कि उसको पॉलिटिकल टिकट मिल गई, इलेक्शन की टिकट मिल गई. इसका मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस, ये पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन कंटेस्ट करने में, इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए टिकट्स देती है या फिर उनको अलाउ करती है. तो उसमें से कुछ कैंडिडेट्स किसी पार्टी के होते हैं या फिर कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं. इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ठीक है. तो ये जो कैंडिडेट्स है जो किसी पार्टी के या फिर कोई पार्टी के नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ये सब कैंडिडेट्स को है, उनको भी एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है जिसको बोला जाता है नॉमिनेशन पेपर. देखो यहाँ पे दिया है फॉर्म 2A नॉमिनेशन पेपर. उसमें देखो उनको अपना नाम या फिर एड्रेस, ये सब चीज़ें उनको फिल करनी पड़ती है. ये नॉमिनेशन फॉर्म मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर डाला है. तो ये फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म को अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करना, मतलब उसकी स्क्रूटिनी करना, ये काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है. अगर इलेक्शन में कैंडिडेट्स जो भी खड़े रहते हैं उनका कुछ ना कुछ, अगर सपोज उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, ठीक है, तो ये जांच पड़ताल करने का काम कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन. अगर ऐसी चीज़ें हम लोग को दिखी कि कोई क्रिमिनल केस चाले उसके ऊपर या नहीं, तो उसको इलेक्शन लड़ने को अलाउ नहीं किया जाएगा. तो ये जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो फॉर्म्स होंगे, उनके जो एप्लीकेशंस होंगे, उनको जांच पड़ताल, उनके बारे में जांच पड़ताल करने का काम किसका? इलेक्शन कमीशन. तो ये थर्ड काम हम लोग ने देखा. क्या ये थर्ड काम? कि जो भी कैंडिडेट्स है किसी पॉलिटिकल पार्टी के या फिर जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, वो जो भी एप्लीकेशन भरेंगे हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के यहाँ पे, तो उनको जांच पड़ताल करना, उनके बारे में जांच पड़ताल करना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम. तो जो भी एप्लीकेशंस कैंडिडेट्स भरेंगे उनको इलेक्शन कमीशन जांच पड़ताल करके उनको अलाउ करेगी कि आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हो या नहीं. ओके, सो दिस वाज द थर्ड फंक्शन. देखो यहाँ पे आपको कुछ इमेज दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जांच पड़ताल करने के बाद सपोज ये कोई कैंडिडेट है तो उनको अलाउ किया कि अभी आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हो. द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनाइज ऑल द एप्लीकेशन एंड अलाउज द एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी एलिजिबल होगा, ठीक है, जैसे मैंने बोला अगर क्रिमिनल केस है तो एलिजिबल नहीं होगा, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसको इलेक्शन कमीशन इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अलाउ करेगी. तो दिस इज द पिक्चर टू एक्सप्लेन कि ये सपोज ये कोई कैंडिडेट है जिन्होंने क्या किया? एप्लीकेशन फिल करा, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर जांच पड़ताल की, उसको स्क्रूटिनाइज किया और बाद में वो कैंडिडेट को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अलाउ किया. आया ये समझ में? दिस इज द अनदर फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन. ओके, Shravani, continue reading this part. Shravani, continue reading. Can you hear me? Okay, Shreyas, can you hear me? हाँ सर. Slide read कर, हाँ वाला part. Multi-party system in our country. New parties continue to be formed. Split in the parties result in the formation of new parties. देखो अभी इलेक्शन कमीशन के 3 हम लोग ने फंक्शंस देखे.
3 उनके काम हम लोग ने देखे, अभी हम लोग देख रहे हैं उनका 4th काम क्या होता है, ठीक है। सो द 4th वर्क इज गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अभी हम लोग के कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब इंडिया में आपको देखने को मिला कि अलग अलग पार्टीज है। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस है, शिवसेना है, या फिर बीजेपी है, ऐसे अलग अलग पार्टीज हम लोग के इंडिया में एग्जिस्ट करती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, सो वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, सो न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू बी फॉर्म एंड स्प्लिट इन द पार्टीज इज सीन इन अवर सिस्टम। मतलब क्या होता है कि अलग अलग पार्टीज हमेशा इंडिया में आती रहती है, नई नई पार्टीज आती रहती है, या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टी है उसमें बहुत सारे स्प्लिट्स होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आपको अगर पता होगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये भी एक पार्टी इंडिया में। पहले वो किसका पार्ट थी, शिवसेना का पार्ट थी, और बाद में वो क्या बनी, स्प्लिट होके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। स्प्लिट का मतलब क्या, अलग अलग हो गए। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग होती है। यहाँ पे देखो मैंने कांग्रेस पार्टी के बारे में लिखा। कांग्रेस पार्टी जो है वो 1994 से स्प्लिट होती आ रही है। फॉर एग्जांपल 1994 में कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हुई और ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस ये पार्टी आई। उसके बाद में 1986 में भी उसके पहले स्प्लिट हुई थी। उसके बाद में 1997 में स्प्लिट हुई और तृणमूल कांग्रेस करके पार्टी है। फिर 1999 में स्प्लिट हुई, नेशनलिस्टिक कांग्रेस करके पार्टी है। मतलब हमारे यहाँ जो भी पार्टीज है वो हमें क्या दिखती है, हमेशा स्प्लिट होती रहती है बहुत बार, और अलग अलग न्यू पार्टीज हम लोग के यहाँ पे आती रहती है। तो अभी ये पार्टीज जो है उनको रिकॉग्निशन करने का मतलब उनको अलाउ करने का कि हाँ ये नई पार्टी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, उनको ऐसे रिकॉग्निशन करने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। ये जो भी नई पार्टीज आएगी उनको अलाउ करने का कि यहाँ पे इंडिया में ये नया पार्टी आया है, इनका ये सिंबल होगा, इनका ये नाम होगा, ये उनको अलाउ कौन करती है, इलेक्शन कमीशन करते हैं। ओके श्रेयस, रीड कंटिन्यू कर। All political parties are required to be recognized by the Election Commission. Election Commission also has a right to deorganize any political party. The Election Commission also allows election symbols to the political party. देखो अभी हम लोग ने क्या देखा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग के यहाँ पे होती है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। इसका मतलब अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं हो, इलेक्शन कमीशन ने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपको अलाउ नहीं किया, तो आप इलेक्शन में कभी भी हिस्सा नहीं ले सकोगे। ठीक है, अभी ये जो पार्टीज है इनको इलेक्शन सिंबल्स देने का काम भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। जैसे मैंने बताया उनके नाम, उनके सिंबल, उसको अलाउ करने का काम, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। या फिर अगर किसी को डी रिकॉग्नाइज करना है, किसी पार्टी को आपको अगर एंड करना होगा तो उसको डी रिकॉग्नाइज करने का काम भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हम लोग ने अलग अलग पार्टीज के नाम लिखे, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, फिर उनका ये यहाँ पे सिंबल है, ये सिंबल उनको अलाउ करने का काम किसने किया होगा, इलेक्शन कमीशन ने। यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुजन समाज पार्टी, उनका ये सिंबल है, उनको ये सिंबल अलाउ किसने किया होगा, इलेक्शन कमीशन ने। यहाँ पे देखो और क्या है, भारतीय जनता पार्टी, उनका ये सिंबल है यहाँ पे, तो इसको किसने अलाउ किया होगा, इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन सिंबल अलाउ करना, या फिर इलेक्शन में जो भी पार्टीज है उनको रिकॉग्नाइज करना कि ये पार्टी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, ये भी काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। यहाँ पे देखो और कुछ पार्टीज है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इनके कुछ सिंबल्स है। ये सिंबल्स जो है वो उनको जारी करने का काम, सिंबल्स अलाउ करने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। देखो यहाँ पे ये सब सिंबल्स है अलग अलग पार्टीज के। ये पार्टीज के बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर में। अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे कि ये पार्टीज को सिंबल्स देना, या फिर पार्टी को रिकॉग्नाइज करना, या फिर डी रिकॉग्नाइज करना, ये काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। ओके, ये पार्ट समझ में आया सबको, फोर्थ फंक्शन समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. ओके वेट, क्या आदित्य रीड दी स्लाइड।
Yes, sir. To resolve any disputes relating to elections, the Election Commission has the responsibility of resolving any dispute that may arise regarding elections. देखो अभी इलेक्शंस के टाइम के डिस्प्यूट क्लियर करना या फिर रिजॉल्व करना, उनको सॉल्व करना, ये फिफ्थ फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है? टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होता है? झगड़े। अगर कोई दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में झगड़े हो रहे हैं, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स है, तो वो सॉल्व करने का काम भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया कि देखो यहाँ पे एक पार्टी थी इंडिया में पहली, महाराष्ट्र में एक्चुअली शिवसेना, फिर उसके बाद में नई पार्टी बनी, उससे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अगर सपोज उनके दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया कि ये सिंबल जो है, ये जो सिंबल है वो हम लोग का है, शिवसेना बोलेगी कि हम लोग का है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बोलेगी हम लोग का है। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट क्लियर करने का काम कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। वो डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम, ये सिंबल किसका है वो बताने का काम कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। तो अगर ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स हुए, सिंबल पे से डिस्प्यूट्स हुए, और अगर कोई अलग डिस्प्यूट भी हुए, तो ऐसे झगड़े, ऐसे डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। तो ये उनका एक फिफ्थ, हम लोग ने क्या देखा, फिफ्थ उन लोग का एक काम है, उनका एक फंक्शन है। और आदित्य कंटिन्यू। Yes, sir. Accordingly, to declare any candidate as disqualified or conducted re-election in a particular constituency is the responsibility of the Election Commission. देखो अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी आगे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक पार्ट होता है जहाँ पे इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट्स है उनको डिस्क्वालीफाई अगर करना है। फॉर एग्जांपल, इलेक्शन के टाइम पे अगर ऐसा पता चला कि कोई कैंडिडेट करप्शन कर रहा था, ठीक है, या फिर सपोज किसी जगह पे इलेक्शन नहीं हो पाया, किसी वजह से इलेक्शन नहीं हो पाया, तो अगर वहाँ पे फिर से इलेक्शन करना है, री इलेक्शन, देखो यहाँ पे दिया गया है री इलेक्शन। तो अगर कहीं पे री इलेक्शन करवाना है, किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना है, मतलब अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उसको अगर निकाल देना, उसको आपको अलाउ नहीं करना इलेक्शन के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्वालिफिकेशन। या फिर कहीं पे अगर इलेक्शन नहीं हो पाया किसी वजह से, तो अगर वहाँ पे फिर से री इलेक्शन करवाना है, तो ये भी कौन अनाउंस करेगा? इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा कि हमारे यहाँ पे कोई कैंडिडेट्स है जिनको हम लोग ने करप्शन चार्जेस या फिर उन्होंने कोई गलत काम किया, उसकी वजह से उन लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये कौन अनाउंस करेगा? इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा। या फिर कहीं पे री इलेक्शन होने वाला है, तो वो भी कौन अनाउंस करेगा? इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैंने कुछ न्यूज के इमेजेस डाला। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स रीपोलिंग इन 2 बूथ्स इन अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब कि अरुणाचल प्रदेश के 2 बूथ्स में, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, 2 इलेक्शन के जगहों पे क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसके वजह से इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला कि वहाँ पे फिर से इलेक्शन होगा, इलेक्शन वहाँ पे फिर से कैरी आउट किया जाएगा। तो ये किसने बताया? इलेक्शन कमीशन ने। यहाँ पे नीचे देखो, इलेक्शन कमीशन टू हियर डिस्प्यूट्स ओवर AIADM के सिंबल ऑन October 5। देखो अभी ये AIADM के क्या है? ये एक पार्टी है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, ये पार्टी में ना सिंबल्स के वजह से कुछ झगड़े हो रहे थे। डिस्प्यूट्स मतलब क्या? झगड़े। ये पार्टी का स्प्लिट हुआ था, ये पार्टी स्प्लिट हुई थी 2 अलग अलग पार्टी में, ठीक है। अभी उनके नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन 2 अलग अलग पार्टी में स्प्लिट हुई थी। तो दोनों पार्टीज क्या बोल रही थी, इनका जो सिंबल है वो हम लोग का सिंबल सेम होना, मतलब अलग अलग होना चाहिए। तो एक ही सिंबल के वजह से दोनों पार्टीज झगड़ रही थी। तो सिंबल का जो डिस्प्यूट था कि कौन से पार्टी को कौन सा सिंबल मिलेगा, ये भी डिस्प्यूट किसने क्लियर किया था? इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया था। तो ऐसे जो भी डिस्प्यूट्स होंगे पार्टी के सिंबल्स के वजह से, या फिर किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना उसके वजह से, या फिर कहीं पे री इलेक्शन करना, री पोलिंग मतलब री इलेक्शन करना, ये अगर कोई डिस्प्यूट्स अगर हुए तो उसको सॉल्व करने का काम या फिर उसके ऊपर कोई डिसीजन लेने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। तो दिस इज द फिफ्थ एंड लास्ट फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। सो के मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि हम लोग ने क्या क्या फंक्शंस देखे। देखो फंक्शन में हम लोग ने स्टार्ट किया, और पहला फंक्शन हम लोग ने देखा इलेक्शन कमीशन का, टू प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट, मतलब वोटिंग करने के लिए जो भी लिस्ट होती है, जो भी लोग
वोटिंग करते हैं उनका एक लिस्ट होता है, जो कौन प्रिपेयर करता है, इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करता है। लिस्ट में कौन होगा, 18 ईयर्स के ऊपर के सब लोग। ओके, उसके बाद में हम लोग ने क्या देखा कि ऐसे लोगों को जो भी वोटिंग लिस्ट में है उनको आइडेंटिटी कार्ड्स देने का काम भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। और उसमें अगर कोई भी वोटर्स को निकालना है या फिर वोटर्स को ऐड करना है तो वोटर्स को अपडेट करने का काम भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। ये हम लोग ने फर्स्ट फंक्शन देखा था। उसके बाद में हम लोग ने सेकंड फंक्शन क्या देखा कि इलेक्शन का जो टाइम टेबल होता है वो डिसाइड करने का काम भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि देखो यहाँ पे अलग अलग फेजेस में, फेज 1 फेज 2, वो फेज कब होगा, कौन से डेट पे होगा, ये जो टाइम टेबल है वो कौन से डेट पे कहाँ पे होगा, ये सब चीजें जो है वो सब किसने डिक्लेयर की, इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन का टाइम टेबल या फिर इलेक्शन का जो भी प्रोग्राम होता है वो कौन डिक्लेयर करता है, इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है। ओके, ये सेकेंड फंक्शन हम लोग ने देखा। तो थर्ड फंक्शन हम लोग ने क्या देखा कि जो भी कैंडिडेट्स है वो एक तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ये दोनों कैंडिडेट्स को क्या भरना पड़ता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म को स्क्रूटिनाइज, मतलब उसके बारे में जांच पड़ताल करना, ये काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। और फिर उसके बाद में इलेक्शन कमीशन जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने को अलाउ करता है। ये हम लोग ने थर्ड फंक्शन देखा था। फिर हम लोग ने फोर्थ फंक्शन क्या देखा कि किसी भी पार्टी को रिकॉग्निशन, मतलब उसको अलाउ करना कि ये पार्टी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, तो किसी भी पार्टी को रिकॉग्नाइज करना का काम भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो अलग अलग पार्टीज इंडिया में, अलग अलग न्यू पार्टीज इंडिया में आती रहती है, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग पार्टी है उनमें क्या होते रहते हैं, स्प्लिट्स होते रहते हैं। स्प्लिट मतलब वो अलग अलग होते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया, शिवसेना स्प्लिट हो गई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनी, या फिर कांग्रेस स्प्लिट हो गई और क्या बनी, नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी बनी, या फिर कांग्रेस स्प्लिट होकर और अलग अलग पार्टी है, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी बनी। ठीक है, तो ऐसे अगर स्प्लिट हो गए तो स्प्लिट होने के बाद वो पार्टी को रिकॉग्नाइज करना कि ठीक है पहले शिवसेना थी, अभी शिवसेना स्प्लिट होकर क्या बन गई है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना, ऐसे दो अलग अलग पार्ट बन गए। तो ये रिकॉग्नाइज करने का काम भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। या फिर ये पार्टीज को अगर कोई सिंबल्स देने, इलेक्शन सिंबल्स, तो इलेक्शन सिंबल्स भी उनको देने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अलग अलग पार्टीज है, उनके अलग अलग सिंबल्स है। ये सिंबल्स ये पार्टीज को किसने दिए, किसने अलाउ किया है, इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया। उसके बाद में हम लोग ने लास्ट फंक्शन क्या देखा कि इलेक्शन के टाइम पे अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई झगड़ा है, तो वो भी क्लियर करने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना है, अगर उसने इलेक्शन में कोई करप्शन किया है तो उसको डिस्क्वालीफाई करना है, या फिर कहीं पे री इलेक्शन करवाना है, किसी कारण की वजह से इलेक्शन अच्छे से नहीं हो पाया, तो अगर वहाँ पे री इलेक्शन करवाना है, फिर से इलेक्शन करवाना है, तो वो सारे जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको सॉल्व कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन। या फिर किसी पार्टीज के बीच में सिंबल्स की वजह से अगर कोई झगड़े हुए तो उसको भी सॉल्व करने का काम कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। ओके, इतना पार्ट समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, पूजा रीड दिस स्लाइड, ये पिक्चर भी रीड करना। Okay, sir. Process of elections, establishment of constituency, कॉन्स्टिट्यूएंट, finalizing voters list, nomination of candidates and scrutiny of their nomination forms, election campaign, actual voting, counting of votes, results of elections, resolution of disputes regarding elections. ओके वेट,